Very good morning, students. So, in today's economics class, we are going to discuss about the consumer's equilibrium, right? तो consumer equilibrium वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपनी जो भी इनकम है आपके पास में दैट विल बी लिमिटेड, राइट, या निश्चित इनकम होगी जो कि आपको किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर खर्च करनी है, राइट। सो वो पॉइंट जहाँ पर आपकी लिमिटेड इनकम के साथ में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ओके, अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, ओके, एंड साथ ही साथ आपका जो एक्सपेंडिचर है वो लिमिटेड होगा, यानी इनकम आपकी लिमिटेड होगी, ओके। साथ ही साथ हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ओके। तो हमें ये हमेशा याद रखना होता है कि हमारी जो भी नीड होती है, ठीक है, और या फिर हम जो यूज़ करते हैं वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो हर एक सक्सेसिव यूनिट जो होती है उसके साथ में हर एक यूनिट ऑफ अ कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी जो होती है वो हमारे लिए डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, एंड दैट्स वाई वी थिंक ऑफ दैट कि अगर हमारे पास यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो साथ ही साथ उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो भी डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रूडेंट कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को उसे पता होता है, उसके बाद उसे ये भी ध्यान में रखना होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया जाए, खर्च कम से कम किया जाए। तो सेम पोजीशन इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर मिनिमम करना हो और आपका सेटिस्फेक्शन जो हो वो मैक्सिमम हो, ओके। सो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है उसे हम दो फेस में स्टडी करते हैं। वन फेस इज़ दैट कि कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम को एक सिंगल कमोडिटी पर खर्च कर दे, राइट। दूसरी कि आपके पास टू ऑप्शंस हैं उन कमोडिटीज़ के जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं टू कमोडिटीज़ पर आपको अपनी इनकम को खर्च करना होता है, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक कमोडिटी है हमारे पास में तो किस पैटर्न से हम उसके ऊपर खर्च करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो भी असम्पशन है ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो सारे यहाँ वर्क करेंगे, लाइक पीरियड ऑफ कंजम्पशन सिमिलर होगा, ओके। साइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी वो भी सिमिलर होगी, मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर वो भी सिमिलर होगा, ओके। पीरियड ऑफ कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस होगा, एंड साथ ही साथ मेंटल स्टेट, प्राइस ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूट होना नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अनचेंज होंगी, ओके। तो कंज्यूमर जब एक पर्टिकुलर सिंगल कमोडिटी खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वो ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी या ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसे, तभी वो उसके ऊपर खर्च करेगा। एंड इस खर्च को जो है वो कुछ एक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस जो है वो किस तरह का है, ओके। और मार्जिनल यूटिलिटी उससे हमको कितनी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी से या कम है या कि इक्वल है, ठीक है। तो हमें अपना इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड करने के लिए इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, ओके। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी जो है किस तरह से डिसाइड करनी है, तो इसके लिए हमने मेजरिंग रॉड जो है वो मनी को ले रखा है। मींस हम जितना मनी खर्च कर रहे हैं उसकी कंपैरिजन में हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको तीन कंडीशंस मिलेंगे। एक कंडीशन होगा जहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू प्राइस, यानी जितना आप खर्च कर रहे हैं उतनी ही आपको यूटिलिटी मिल रही है। एक कंडीशन जहाँ पर MU मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस। सो यहाँ पर हम अपना अगर कंपैरिजन करते हैं यूटिलिटी और प्राइस का, तो प्राइस हमें कम खर्च करना पड़ रहा है और यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, राइट। और थर्ड कंडीशन होगी जहाँ पर MU इज़ लेस देन प्राइस, ओके। सो इस कंडीशन में आपका कंजम्पशन जो होता है वो रिड्यूस होता है,
क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और आपकी जो यूटिलिटी है वो कम मिल रही है. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू कैन फाइंड इट आउट. ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दी हुई हैं, प्राइजेस सिमिलरली 10 हम खर्च कर रहे हैं, बट मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिफरेंट. सो जब हमने डिफरेंस निकाला मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिल रहा है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, यानी +10 है, तो प्राइस से आपके ज़्यादा है. यहाँ पर भी +6 निकल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी प्राइस से 6 यूटिल्स जो है आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है. दैट्स वाई दिस इज़ द कंडीशन वेयर MUX इज़ ग्रेटर देन PX, और इस कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज़ द कंडीशन जो कि आपको थर्ड नंबर पर दिखने वाली है. यहाँ पर आपने जो प्राइस कंज्यूम किया है वो भी 10 है, सॉरी प्राइस आपने कर दिया है वो भी 10 है, जो यूटिलिटी मिली है वो भी 10 है. मतलब ये कंडीशन जहाँ पर यूटिलिटी और प्राइस दोनों सिमिलर हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है. ओके, एंड एट थर्ड पोजीशन यू विल फाइंड आउट दैट कि यहाँ पर आपका मनी जो है वो खर्च हो रहा है 10, राइट, लेकिन आपको जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो माइनस यानी नेगेटिव हो रही है. दैट्स वाई यहाँ पर कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा. ओके, सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड हियर विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. सो हियर दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर 10 ये हमारा प्राइस लाइन है, तो प्राइस हमने 10 रुपीज़ पर यूनिट ही खर्च किया है, और यहाँ पर आकर के ये जो पोजीशन है वो आपकी प्राइस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. दैट्स वाई दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आकर के आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल एज प्राइस दैट यू आर स्पेंडिंग, द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन द commodity is equal. So this position is known to be the consumers equilibrium. Okay, नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पर आपके पास में 2 कमोडिटीज़ का ऑप्शन हो. ओके, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, किस पैटर्न से अपना खर्च करने वाले हैं, दैट विल बी स्टडीड. ओके, सो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 कमोडिटीज़ हैं, X कमोडिटी एंड Y कमोडिटी, तो ऑब्वियसली आपको इक्विलिब्रियम ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वहाँ पर यूटिलिटी X की भी मेंशन करनी होगी और Y की. जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी वो आप क्या करेंगे, उसी के ऊपर आप खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे. तो यहाँ पर आपको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ध्यान में रखना होगा. दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड लॉ ऑफ गुसैन सेकेंड लॉ भी कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर भी आपकी चाहे कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ होता है वो हर जगह काम करता है, क्योंकि जब आप कमोडिटीज़ को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी से मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है. राइट, क्योंकि अब हमारे पास 2 कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं, सो आपको कुछ कंडीशंस ध्यान में रखनी होंगी. दोज आर वेरी एसेंशियल. ओके, तो the marginal utility per rupee spent on one commodity is equal to the marginal utility per rupee spent on another commodity. यानी जो आप मनी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो बराबर ही होना चाहिए. ठीक है, कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन व्हेन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड. इसी कंडीशन पे अगर ऑब्वियसली प्राइस जो है वो एक कमोडिटी का कम हो जाएगा और एक का ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो होगा वो हम दोनों में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक कमोडिटी पर कम खर्च कर रहे हैं और दूसरी कमोडिटी पर ज़्यादा. तो यहाँ पर प्राइजेस जो होंगी वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन अनचेंज्ड. मनी की मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अनचेंज रहेगी, यानी सिमिलर रहेगी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड्स. ठीक है ना, तो MU इज़ बाउंड टू फॉल एज मोर एंड मोर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज़ आर कंज्यूम. तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, ओके, कंज्यूम करेंगे, वैसे ही उनका
यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग होती जाएगी। ओके, थर्ड वन इज़ दैट कि ये जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए। अगर आपके पास दो कमोडिटीज़ हैं तो विच फार्मूला यू आर गोइंग टू यूज़ टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम। ओके, सो हियर एट पेज नंबर 62 यू कैन सी द फार्मूला। यहाँ पर पी एक्स इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड पी वाई इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बाय। ओके, एक्स एम यू एक्स जो होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिलने वाली होगी, एम यू वाई जो होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी वाई कमोडिटी से मिलने वाली होगी, एंड एम यू एम इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि सिमिलर रखना है। ठीक है, और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम यू बाय अपॉन पी बाय। ओके, तो अब यहाँ पर सेम थिंग जो है आपको थ्रू द टेबल भी डिस्क्राइब किया गया है। सो डिस्कस रीड दिस टेबल केयरफुली and find if there is any confusion. Okay, next आप जो पढ़ने वाले हैं that is the indifference map या indifference curve. Okay, तो indifference curve जो है it was originally proposed by Ashworth in 1881. It was then developed by Pareto in 1906 और fully developed हुआ J.R. Hicks जो है उनके द्वारा इन 1939। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जहाँ पे कंज्यूमर रैंक कर सकता है अपनी प्रेफरेंसेस को, वेदर वन कमोडिटी इज़ टू बी प्रेफर्ड और द अदर कमोडिटी इज़ टू बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पर एक डिफरेंस कर्व जो है वो आपकी कॉम्बिनेशन दिखाती है टू कमोडिटीज़ की जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहेगा, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द बंडल्स ओके ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़, जिससे आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजिकली आपको कौन सी कमोडिटी का दो कमोडिटीज़ का कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आगे जाकर के एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है दैट विल शो यू दैट कि अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं तो व्हाट विल यू डू विद दैट विद दैट ऑप्शंस, राइट। सो अब यहाँ पर हमने इंडिफरेंस कर्व को तो जान लिया कि होता क्या है, राइट। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ओके। और इसे हम जब साइकोलॉजिकल फिनोमेना को हम किसी कर्व के थ्रू बताएंगे कि दो ऑप्शंस अगर हमारे पास हैं किसी कमोडिटी के, तो कौन सी कमोडिटी को हमें प्रेफरेंस दे रहा है और कौन सी कमोडिटी को प्रेफरेंस नहीं देना है, दैट विल बी शोन थ्रू द इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व जो है उसको हम इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस मैप के थ्रू भी बता सकते हैं, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमें कॉम्बिनेशन अवेलेबल कराता है। इंडिफरेंस शेड्यूल उन कॉम्बिनेशन को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं या किस दो कमोडिटीज़ में से हम किसको किस तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं ये बताता है, ठीक है। और इंडिफरेंस मैप जो होता है कि वो आपको इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देता है, ओके। और इंडिफरेंस जो भी कर्व होगा इंडिफरेंस मैप में जब भी आप डिफरेंट प्रेफरेंसेस देखेंगे अपने, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ याद में रखना होगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंसेस होंगी, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस सपोज़ करिए आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंगो यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस आपकी डिपेंड करती है आपकी चॉइस एंड आपकी लाइकिंग्स पर कि आप किसे प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोज़ करिए दिस कमोडिटी ए एक्स एंड वाई सपोज़ करते हैं, तो इसमें से एक मैंगो है और दूसरा जो है वो एप्पल है, राइट। सो यहाँ पे अलग अलग अगर आप जो है मैंगोज़ की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एप्पल्स कम करने होंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ जैसे जैसे आप चेंजेस करती जाएंगे प्रेफरेंस, तो आपको अलग अलग
कर्व मिलेंगे, लेकिन एक कोई भी कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कमोडिटी का जो नंबर होगा वो चेंज होगा इन द सेम पैटर्न। तो शिफ्ट के साथ साथ आपकी ग्राफ शिफ्ट होगा, आपके कर्व शिफ्ट होंगे, लेकिन इंटरसेक्शन एक दूसरे के बीच में नहीं होगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर दैट IC2 को अगर हम देखें तो वो क्या शो कर रहा है, मोर सेटिस्फेक्शन इन कंपैरिजन टू द IC1। ठीक है, तो यहाँ जो आपको कंपैरिजन दिए गए हैं वहाँ पर आपका जैसे जैसे शिफ्ट जो है वो अपवर्ड होता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका जो टर्म है दैट इज़ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ओके, सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन दैट कंजम्पशन ऑफ मोर कमोडिटी मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन। ज़्यादा कमोडिटी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। ओके, तो इन द अदर वर्ड्स वी कैन से कि विद द इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन द यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। ओके, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो होते हैं उनका मानना है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। ठीक है, मोनोटोनिक मीन्स दे आर ऑफ अ सिंगुलर पैटर्न, जो कि चेंज नहीं होता है, जो कि बदलता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जब कंज्यूमर होगा तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, विच हैज़ इधर मोर बोथ ऑफ द कमोडिटीज और मोर ऑफ एटलीस्ट वन कमोडिटी। ओके, तो यहाँ पे आपके मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब है कि कंजम्पशन आपको सिमिलर ही करना है। ठीक है, इसमें आपकी जो दो कमोडिटीज़ है एक्स एंड वाई, उसमें से एक का आप कंजम्पशन बढ़ा सकते हो, एक का कम कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो सिमिलर होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज़ कैन बी चेंज्ड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस जो है आपकी कमोडिटी का कॉम्बिनेशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो डिफरेंट नहीं होगा। ओके, देन देयर इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डज इट मीन by marginal rate of substitution? It means the rate at which the commodities can be substituted. तो यहाँ पर आप ये डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन किस तरह का है। ठीक है, यानी किस कमोडिटी को आप ज़्यादा कंज्यूम करना चाहोगे और किस कमोडिटी को आप कम कंज्यूम करना चाहोगे। और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कि आपका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है यानी इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आपके पास दो कमोडिटीज़ है, वन कमोडिटी इज़ एन एप्पल एंड द अदर इज़ मैंगो। ओके, जिनको हमने टर्म किया है कमोडिटी ए और कमोडिटी बी से। ओके, अब यहाँ पर आप जो है वो क्या देख रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए एंड बी में क्या होगा, यूटिलिटी यूनिट ऑफ बी बिलिंग टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर द यूनिट ऑफ ए बिलिंग टू गेट। यानी जैसे जैसे आप क्या करेंगे, बंडल होगा, अब सपोज करिए आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किसी भी किसी भी कमोडिटी के 16 यूनिट से मिल रहा है और किसी कमोडिटी के 12 यूनिट से मिल रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आपको 12 यूनिट से अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, 12 वाली होगी, क्योंकि ये आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो अगर आप ऑल 12 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आप टोटल 16 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को सेक्रीफाइस करोगे, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या है, वो कमोडिटी जो कम नंबर में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और ये देखते हैं कि किसी एक कमोडिटी के कितने यूनिट्स को हम किसी दूसरी कमोडिटी के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल दिए हुए हैं, लेवल ऑफ कंपैरिजन, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। एप्पल जो है वो एक एप्पल के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 15 मैंगोज से, 2 को 10 से, एंड सिमिलरली आपका जो भी कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा,
बढ़ता जाएगा। ओके, एंड हियर यू कैन फाइंड आउट दैट कि किस तरह से आपके कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। सो यहाँ पर जो ग्राफ दिया हो, यू कैन सी दैट कि एक एप्पल के बदले फर्स्ट नंबर पे ये जो एक एप्पल हुआ है उसके बदले उसका सब्स्टिट्यूशन 15 मैंगोज से जा रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली 2 एप्पल्स जो है वो 10 सब्स्टिट्यूशन जा रहा है। अब यहाँ पर हम अगर नेक्स्ट टेबल को डिस्कस करते हैं, सो यू कैन सी हियर दैट कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इफ़ यू वांट टू परचेज 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल, आप उसके लिए 10 मैंगोज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 5 जो है वो आपको MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है 1 यूनिट ऑफ मैंगो से, ठीक है। तो सिमिलरली आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिफरेंस होता है या कंपैरिजन होता है दोनों यूनिट्स की, दोनों कमोडिटी के यूनिट्स के बीच में। ओके, तो मार्जिनल रेट जो है वो भी धीरे धीरे डिमिनिश होता है जैसे ही आप चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं। देन आप इंडिफरेंस कर्व जो होता है, यहाँ पे क्या है, इंडिफरेंस इसका नेम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं होता है बट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। ओके, तो 2 कमोडिटीज़ होने पर ही हमारे पास इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ एक असम्पशन है लाइक 2 कमोडिटीज़ मस्ट बी देयर, कंज्यूमर जो है वो नॉन सेटिस्फाइड होना चाहिए तब तो वो चीज़ों को कंज्यूम करने पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी होना चाहिए, यानी कंज्यूमर जो है अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग बंडल डिसाइड कर सके कि कौन सा बंडल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ सब्स्टिट्यूट्स जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए और कंज्यूमर को रेशनल होना ज़रूरी है, यानी उसकी कुछ एक थिंकिंग होनी चाहिए पर्टिकुलर अपनी कंजम्पशन पैटर्न को लेकर के, और साथ ही साथ उसको प्रूडेंट होना ज़रूरी है, यानी उसके पास ये थिंकिंग होनी चाहिए कि जो वो मनी खर्च कर रहा है उससे उसका सेटिस्फेक्शन हायर हो। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व के कुछ एक फीचर्स होते हैं लाइक दैट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। हमेशा वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब आप कुछ एक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना। दूसरा होता है कि ये ऑलवेज स्लोप करता है डाउनवर्ड, सेम थिंग, नीचे जैसे जैसे हम ज़्यादा कमोडिटीज़ यूज़ करते जाएंगे यूटिलिटी डाउनवर्ड हो जाएगी। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो कर्व जितना हाई होगा उतना ही आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो भी क्या होगा, हायर होगा। ओके, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, यानी वो हमेशा उनसे दूर ही बनेगा, उनके ऊपर ही बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंडिफरेंस कर्व की बात है दैट इज़ द बजट लाइन। ओके, सो यहाँ पर भी आपको कंज्यूमर की इनकम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं जिससे जो है वो क्या मिले, सेटिस्फेक्शन हायर मिले। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर आपकी बजट को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर जो भी कमोडिटी ले रहा है और उसके पास ऑब्वियसली 2 कमोडिटीज़ अवेलेबल है, यहाँ पर हमने एक कमोडिटी को लेकर के जो है वो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वेदर इट इज़ इंडिफरेंस कर्व, वेदर इट इज़ बजट लाइन और बजट सेट, एवरीथिंग जो है वो आपका इज़ रिलेटेड टू द कंडीशन वेयर द कंज्यूमर हैज़ 2 कमोडिटी टू स्पेंड ऑन, 2 कमोडिटीज़ उसके पास अवेलेबल होगी जिसके ऊपर उसे खर्च करना है, तभी हम इंडिफरेंस कर्व क्रिएट करेंगे। ओके,
तभी हम इंडिफरेंस टेबल बनाएंगे और तभी हम बजट लाइन जो है वो डिसाइड करेंगे कि तो जब हमारे पास दो कमोडिटीज़ होते हैं तब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कितना इनकम को जो है वो कंज्यूमर की किस चीज़ के ऊपर खर्च करें। ठीक है, और यहाँ पर कंज्यूमर का प्रूडेंट होना, उसका जो है वो बहुत ही अवेयर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खर्च करेंगे बेस्ट तरीके से जिससे कि आपको इनकम कम खर्च हो और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हायर हो। ओके, तो कंज्यूमर बजट सिग्निफाइज द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, okay, on the basis of which he can purchase certain quantitative bundles of two commodities at the given price. okay, तो कंज्यूमर का बजट क्या है, उसकी कैपेसिटी एंड द पावर ऑफ परचेजिंग है, जिसको ध्यान में रखते हुए वो किन्हीं बंडल्स या किन्हीं सेट्स ऑफ टू कमोडिटीज़ को खरीदता है या उसके ऊपर खर्च करता है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंज्यूमर की इनकम है 2000 रुपीज़, ओके, और वो उस मनी को खर्च करना चाहता है किन्हीं टू कमोडिटीज़ ए और बी को के ऊपर, ओके, और दोनों का प्राइस जो है क्या है वो 1000 रुपीज़ ही है। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या हो सकता है, कंज्यूमर के पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट, तो वो एक ही कमोडिटी के 2 यूनिट्स को ले ले, तो 1000 एंड 1000 एक ही कमोडिटी पर वो 2000 खर्च कर देगा। या फिर वो सेकंड कमोडिटी ले, उसके ऊपर उसके ही 2 यूनिट खरीद ले, तो 1000 प्लस 1000 उसने 2000 वहाँ पर खर्च कर दिए। या फिर वो एक कमोडिटी का एक यूनिट ले ले और दूसरे कमोडिटी का एक और यूनिट ले ले। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है कि एक ऑप्शन है कि वो एक ही कमोडिटी ए का 2 यूनिट ले, दूसरा ऑप्शन है कि सेकंड कमोडिटी बी का 2 यूनिट ले ले, या फिर दोनों ही कमोडिटीज़ का 1 and 1 यूनिट वो ले सकता है। तो दिस इज़ द बजट कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज़ जो उसे परचेज करना है विद द गिवन इनकम 2000, राइट। फॉर रियल लाइफ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है, सपोज करिए यू हैव अ 500 रुपीज़, राइट। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक किसी कमोडिटी, सपोज करिए आप बाय करने जा रहे हैं बुक, ओके, और 2 जो है वो आपको बुक्स लेने हैं। ठीक है, सो इन दैट कंडीशन आप क्या देखेंगे कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप उन 2 बुक्स के ऊपर कैसे खर्च कर सकते हैं, जबकि वो 2 बुक्स सिमिलरली आपको नीड में हो या आपकी ज़रूरत में हो। ठीक है, तो अगर ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं तो आपको दोनों अलग ही खरीदने होंगे। अगर वो सिमिलर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बनाना पड़ता है किन्हीं चीज़ों का। ठीक है, अब बजट सेट जो होता है वो क्या करता है, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स एंड कॉम्बिनेशन। जो भी कमोडिटीज़ हैं उनके जो भी बंडल्स आप बना सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं उसे हम बजट सेट कहते हैं। ठीक है, तो बजट सेट एक्चुअली बजट लाइन से रिलेटेड तो होता है बट अ लिटिल डिफरेंट होता है, राइट, क्योंकि बजट लाइन जो होता है इट इंक्लूड्स ऑल द वंडर्स विच कंज्यूमर कैन परचेज। अपनी इनकम के साथ में वो जितना भी खर्च कर सकता है, वो जो भी परचेज कर सकता है वो आपकी बजट लाइन में इंक्लूड करता है। ठीक है, और बजट सेट जो होता है इट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल बंडल्स। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी भी बता देते हैं कि कौन कौन सी करी जाती हैं। ठीक है ना, which cost less than or equal to the consumer's money at the given price. ओके, तो यहाँ पे बजट लाइन जो होता है वो परचेजिंग हम कैसे कर सकते हैं वो बताता है, और बजट सेट होता है हमें पॉसिबल बंडल्स प्रोवाइड कराता है। ओके, अब अगर हम देखें वेयर टू लाई, तो बजट लाइन जो होती है वो ओनली बजट लाइन पर ही होती है, और बजट सेट जो होता है, बजट लाइन मीन्स एक पॉइंट होता है जिससे आगे और पीछे नहीं बढ़ा जा सकता है ना, और
बंडल्स जो होते हैं वो बजट लाइन से नीचे भी हो सकते हैं और उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थिंग है कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे करती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास इनकम भी सिमिलर है और हमारे पास में जो कमोडिटी है वो भी सिमिलर टाइप की है। ओके, तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इनकम ऑन बजट लाइन, ठीक है। तो बजट लाइन जब हम करेंगे कि शिफ्ट करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो भी कंज्यूमर है उसकी इनकम में चेंज होगा तभी भी बजट लाइन शिफ्ट हो पाएगी, अदरवाइज बजट लाइन शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है। यानी जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं अगर उसमें चेंज आ रहा है तो बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, अदरवाइज बजट लाइन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर प्राइजेस दोनों ही कमोडिटी के सिमिलरली चेंज हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी बजट लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, उसके अलावा अगर किसी एक कमोडिटी की में चेंज आ रहा है तो भी बजट लाइन आपकी चेंज हो जाएगी। तो बजट लाइन चेंज करने के लिए हमें या शिफ्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होना ज़रूरी है। अगर आप बजट लाइन शिफ्ट कर रहे हैं यानी अप एंड डाउन वर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर मेन रीज़न होगा कि कंज्यूमर की कैपेसिटी ऑफ परचेज जो है उसमें चेंज होना चाहिए या बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, आगे पीछे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड वाई है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों में ही चेंज हो रहे हैं तो भी आपका जो भी चेंज बजट लाइन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो पोजीशन आपको पता चली गई है। अगेन हियर इज here they repeated the same thing, right? So read it carefully or read the examples carefully, then we'll discuss the same thing in the webex class also. Okay, so this is all for today. Okay, and you will ask me if any confusion is there. Okay, so goodbye for today.